छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया। 19,762 करोड़ के इस अनुपूरक बजट में फार्मास्यूटिकल हब के सबसे ज्यादा 195 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। और इसके अलावा सदन में विभागीय सवालों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। तो सदन में हंगामा क्यों बरपा, देखिए यह खास रिपोर्ट। उठाया गया था, जिसमें 6 अधिकारियों का नाम आया और 6 अधिकारियों के नाम आने के बाद में अभी तक जो कार्रवाई हुई, और उस पर मैंने सीएम साहब से आग्रह ये किया कि हम उस पर अधिकारियों को बचाने के बजाय बल्कि उनके ऊपर में तत्परता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा हाउस में आश्वस्त किया गया है कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा यदि वो किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ में अपराध जो पंजीबद्ध किए गए हैं गंभीरता के साथ में उसकी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ में उनके ऊपर में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार 8 लोगों की मृत्यु हुई और सरकार ये बताने में शर्मा रही है कि इन 8 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हुई। हमारे सभी साथियों को पता है, आप लोग उसमें शामिल हैं, कि उस गांव के बच्चे, उस गांव के उनके माता पिता सब लोगों ने कहा कि ये शराब पी के मृत्यु हुई है। उसको भी सरकार छिपाना चाहती है। शराब क्या गांव वालों के द्वारा बनाया गया था? शराब क्या बाकी के गांव के बाहर के दुकानों से या जो अवैध शराब की ढुलाई हो रही उससे लाया गया था? या शराब की दुकान में बिकने वाली 2 नंबर के शराब का उपयोग होने के कारण लोग मरे थे? शर्म की बात यह है, और शर्म अगर कोई गलत शब्द है तो मैं दूसरे शब्दों में बोल देता हूँ, उन्होंने सरकारी जवाब ये आया कि मछली खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और इतने लोग मर गए। शराब पीने वालों की न तो रिपोर्ट आए अभी तक, बहाना किया जा रहा है, बिसरा जांच के लिए दे दिए है, यहाँ जांच के लिए दे दिया है। हर तथ्य को छुपाने की कोशिश हो रही है। हम कह रहे हैं बिलासपुर की जगह रायपुर में इलाज हुआ, वो कह रहे हैं नहीं बिलासपुर के सिम्स में आया और सिम्स वालों ने रायपुर में भेजा। इस तरह 4 पेज का जवाब मैंने अपने जीवन काल के 45 सालों में ध्यानाकर्षण का जवाब 4 पेज का नहीं देखा है। कि ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है
कि हमारे मंत्री अवैध शराब के धंधों को बचाना चाहते हैं, अवैध धंधे करने वाले उन गुर्गों को बचाना चाहते हैं और अवैध शराब करने वाले उन कोचियों को बचाना चाहते हैं। और पूरा उनका ये 4 पेज का उत्तर इसी बात के लिए था जिसका हमने विरोध किया है, विरोध करते रहेंगे। और ये एक छिपाने की प्रक्रिया है जो सरकार अवैध शराब में लिप्त लोगों को बचाना चाहती है। जिस तरीके से सरकार चल रही थी, उस सरकार ने योजना बनाई थी और उस योजना को एक्सपोर्ट कर रही थी सरकार, एक प्रक्रिया बनाई थी और उस प्रक्रिया को अनेक राज्यों को समझाया जा रहा था। उस तरीके से पूरा षड्यंत्र पूर्वक मिलकर घोटाले किए जा रहे थे और इसलिए नैतिक बल के साथ नहीं पूछा गया था यह प्रश्न। किसी में नैतिक बल नहीं था इस प्रश्न को पूछने के लिए। विष्णुदेव जी की सरकार में जरूर ये बात है कि जांच पूरी हो रही है, 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, वो जांच कर रही है। एफएसएल का रिपोर्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पूर्णता के साथ कार्यवाही की जाएगी। उसमें भी सरकार का किसी विषय से डिनायल नहीं है सरकार का कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, कोई बात नहीं है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सामने आएगा, जिसका तकनीकी आधार होगा विषय का, वह कार्य किया जाए। शून्यकाल में ही बिलासपुर जिले की अरपा नदी में गंदगी और सफाई का मामला भी उठा, जिस पर विस्तार से चर्चा के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अरपा नदी की सफाई और उसके पुनरुद्धार के लिए सदन को आश्वस्त किया। अरपा नदी के जो प्रदूषित जल को लेकर के ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, क्योंकि अरपा बिलासपुर के जीवनदायिनी नदी है और जिस प्रकार से अभी नाले के जो पानी है अरपा में जो प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य जो हो जाने थे, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि कार्य चल रहे हैं और कार्य चल रहे हैं। अभी उसमें 4 नग एसटीपी जो कोनी और मंगला और पचरी घाट की जो बात आई है पूर्णता की ओर है। इस मामले को लेकर के मेरे चिंतित होने का कारण केवल ये है कि जिस प्रकार से अरपा का पानी का उपयोग किया जाता है और अरपा में निस्तार के लिए भी पानी का उसका उपयोग होता है। आप आगे जाएंगे तो जहाँ मंगला पासिद है वहाँ पर लोगों का नहाना धोना, विस्तार करना, पानी पीने का ऐसा उपयोग करना, और इस प्रकार यदि उसमें प्रदूषित होंगे तो निश्चित रूप से संकट आएगी। उसको लेकर के एक समुचित कार्य योजना बनाने की और इस कार्य योजना के माध्यम से अरपा को पुनर्जीवित किया जाना और स्वच्छ जल की व्यवस्था हो सके, इन सारे विषय को लेकर के मेरे अतिरिक्त अन्य हमारे माननीय सदस्यों ने भी इसमें बातें रखी है। और अंत में हमारे उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नगरीय निकाय के द्वारा ये सदन में घोषणा की गई है कि इसकी एक समुचित कार्य योजना बनाई जाएगी कि जिससे आने वाले समय में अरपा हमारा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और उसके जल जो प्रदूषित है उससे पूर्णतः उसको बचाया जा सके। इस विषय को लेकर के उनके द्वारा घोषणा की गई है। मैं इसके लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं और इसका शीघ्र अमल हो, इसकी मैं कामना भी करता हूं। बजट सत्र के दूसरे दिन का सबसे अहम पहलू अनुपूरक बजट था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया। रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का प्रावधान किया गया। आरटीआई के तहत स्कूलों के पेंडिंग राशि के लिए प्रावधान किया गया। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में बने छत्तीसगढ़ पवेलियन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो फार्मास्यूटिकल हब के लिए 195 करोड़ का प्रावधान किया गया। चर्चा के बाद सदन में बजट पारित कर दिया गया। देखिए, जो हम लोग 168 करोड़ का मुख्य बजट, 800 करोड़ का दिसंबर में सप्लीमेंट्री और अभी ये लगभग 189 करोड़ के आसपास का बजट हो गया। लेकिन इस बजट का मतलब क्या है कि कुनकुरी में आप 220 बिस्तर का अस्पताल के लिए बजट में प्रावधान किया है, लेकिन वहाँ ईंट नहीं रख पाए। एयर स्ट्रिप के लिए आपने बजट रखा है, आप कुछ नहीं कर पाए।
इस साल आप गरीबों को चावल मतलब चना नहीं दे पाए। इस साल मनरेगा के काम शुरू नहीं हो पाया है। 8,000 करोड़ का तो आपने पीएम आवास के लिए पैसा रखा, लेकिन दिया कितने का है? तो ये केवल आंकड़ेबाजी हैं। और 19,000 करोड़ रुपया आप बहुमत के आधार पे आपने पारित तो करा लिया, खर्च कब करेंगे आप? खर्च करने का समय कहाँ है? आज हो गया 25 फरवरी, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा ये वित्तीय वर्ष। और इतने दिन में क्या 35 दिन में आप पूरा 19,000 करोड़ खर्च कर लेंगे? तो आपको आंकड़े की कलाबाजी करनी है। मुख्य बजट जो आएगा उसमें वो प्रोजेक्ट नहीं हो गई ऐसा चीज, क्योंकि इधर बजट में आ गया तो वो फिर FRBM एक्ट वगैरह ये वो सब आई बात, फिर OP जैसे कलेक्टर लोग करते हैं ना, सब ऊपर ठीक रहना चाहिए। तो नीचे भले कुछ हो। एक उदाहरण है, मुख्यमंत्री क्षेत्र में 220 बिस्तर का अस्पताल आप बोले हो, वो कहीं दिख नहीं रहा। तो ये स्थिति सरकार की है। वित्तीय प्रबंधन केवल कागजों में है, कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है और पूरी तरह असफल है। तृतीय अनुपूरक बजट 19,000 करोड़ रुपए की राशि का आज पारित हुआ है और इसमें मूल रूप से विषय था कि इस वित्तीय वर्ष में हमने नेट लोन मात्र 2,000 करोड़ रुपए लिए थे, तो हमारे पास बहुत बड़ा फिस्कल स्पेस था। तो हमने ये तय किया कि लोन ना लेकर के वाही लेना एक विषय हो सकता था। दूसरा, RBI के FRBM जो रूल्स हैं उसके तहत जो हमारी लोन लेने की कैपेसिटी है उसको उपयोग करते हुए पुराने सरकार के गड्ढों को पाटने का काम हम कर लें, ताकि आने वाले 1 साल 2 साल बाद हमको अलग अलग जगहों में दिक्कतें ना आए। तो हमने दूसरे रास्ते को चुना और व्यक्तिगत वाहवाही लेने के बजाय हमने तय किया कि पुराने गड्ढों को पाटें, ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए भविष्य में दिक्कतें ना आए और विकास की रफ्तार को आगे हम और तेज कर सकें। इस दृष्टिकोण से चाहे मार्कफेड के लोन की वापसी हो, चाहे नान में लोन की वापसी हो, या इंडस्ट्री विभाग के पुराने पेमेंट्स देना हो, या रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोन का प्री पेमेंट करना हो, या हाउसिंग बोर्ड के GD के क्वार्टर्स के लिए गए लोन की वापसी हो, या पुलिस हाउसिंग के लोन के लिए प्री पेमेंट करना हो, ताकि ब्याज की भी बचत हो सके। इन सब रास्ते को हमने चुना और 19,000 करोड़ का बड़ा अनुपूरक पास किया, विधानसभा के माध्यम से पास कराया है। और इससे छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार को भविष्य में बल मिलेगा। और गड्ढे अगर बने रहते, पानी अगर भरा रहता, तो उसमें भविष्य में मच्छर और मक्खियाँ तो पैदा होती और विकास के रास्ते को धूमिल करती। तो ये हमने निर्णय लिया। और फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम बेटर स्पेस से लोन ले सकें, ब्याज को हम कम कर सकें, SCA जो रिफॉर्म बेस्ड डेवलपमेंट है उसके तहत स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस भारत सरकार का प्राप्त कर सके रिफॉर्म कर करके, इन सारी चीज़ों को हमने इस अनुपूरक में पोस्ट किया है। और मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करके 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त अनुदान की तरह मिलती है, उसे हम 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारत सरकार से प्राप्त कर पाए हैं। जो छत्तीसगढ़ ये कर पाने वाला देश का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। और इस तरह के फिस्कल मैनेजमेंट के बेस्ट चीज़ों को हमने करके दिखाया है, ताकि भविष्य में छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था बेहतर बनी रहे। हम महतारी वंदन का, किसानों का, युवाओं का, प्रधानमंत्री आवास का, सबकी राशि भुगतान कर सकें और छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए, पुल के विकास के लिए, इरिगेशन के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए पूंजीगत व्यय भी सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए एक समग्र नीति पर काम करके हम आगे बढ़ें। विष्णुदेव सरकार को 13 माह से हमलावर बना हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष को हावी होने का कोई भी मौका नहीं दे रहा। बहरहाल अब प्रदेश की जनता को 3 मार्च का इंतजार है, जब प्रदेश का बजट सदन में पेश किया जाएगा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।